नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राजस्थान के दौसा जिले से रूबी पारिक से जुड़े हैं, जो कि लगभग 2.5 दशक से यानी लगभग 20-25 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं और सफलतापूर्वक इसी खेती सफलतापूर्वक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। और इनकी जर्नी काफी बड़ी रही है जैविक खेती में। और इस दौरान इन्होंने काफी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। और आज की चर्चा में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जैविक खेती का इनके दिमाग में विचार कैसे आया, और इस दौरान इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ में इनको कौन कौन से अभी तक अवार्ड मिल चुके हैं। और इसके अलावा एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि जो जैविक खेती है, जो मतलब किसानों के लिए बेहतर भविष्य के लिए मतलब जरूरी क्यों है। तो आज की चर्चा में रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रूबी पारिक, ग्राम खटुआ, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राजस्थान से रहने वाली हूँ मैं। जी। आपने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय क्यों और कैसे लिया था। सर, मैं जब बचपन में थी तब मेरे पापा थे जो कैंसर के कारण खत्म हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा मतलब ऐसी भयंकर बीमारी किस कारण से होती है। तो मैंने मेरे मन में ये विचार चल ही रहे थे कि इसका कोई कोई निष्कर्ष तो निकले। तो मुझे पता चला कि जो जमीन में जो ये केमिकल दिया जा रहा है, उस मतलब लगभग लगभग यही कारण है जो ये गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। मैम, वैसे कीटनाशकों से कैंसर होता है या नहीं, ये तो काफी मतलब चर्चा का विषय है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपके परिवार में यदि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, तो आपके काम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। क्या सर? मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कैंसर जैसी गंभीर समस्या आपके परिवार में हुआ था, तो इस दौरान जो आप जो काम करती थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। सर, मैं तो जब छोटी थी, जब हम मेरे पापा खत्म हुए थे, लेकिन हम जो हमारी जमा पूंजी थी, मेरे पापा एक व्यापारी थे। तो हम्म। हमारी जमा पूंजी उस कैंसर के कारण सारी खर्च हो चुकी थी, और जो हमारी जमीन थी वो भी बिक चुकी थी। और हम 5 बहन भाई थे। तो मेरी मम्मी ने जो परिस्थितियों का सामना करके हमको पढ़ाया लिखाया, तो वो दिन मैंने देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा दिन कोई ना देखे। जी। अच्छा, जैविक खेती की चर्चा अभी कोविड के आसपास या उससे पहले थोड़े से 1 आध साल पहले से चर्चा होनी शुरू हुई है, और लोग ये जुबान पे आया है। उससे पहले लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से थोड़ा परहेज ही करते थे, बचते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे प्रोडक्शन जो है काफी प्रभावित होता है, उत्पादन प्रभावित होता है। तो आपने जब जैविक खेती की शुरुआत की थी, तो आपको शुरुआती दौर में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, और उसका समाधान आपने कैसे निकाला। सर, मैंने जब जैविक खेती की थी तब मुझे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एक तो यहाँ पर लोग कोई जानता नहीं था कि जैविक खेती है क्या चीज है और इसके करने से क्या लाभ होगा। और फिर पहली बात ये थी कि जब अगर अपन जैविक खेती पहले शुरुआत में करेंगे तो उसका उत्पादन आधा ही रह जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि इसके संदर्भ में अगर अपन जैविक खेती करते हैं तो अपन को नुकसान ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अपने जो गांवों में जो देखा जाता है, जो पशु अधिकतर हर घर में रहते हैं। तो आप गोबर का खाद अपन देंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाकर अगर अपन देंगे, तो एक तो खाद की बचत होगी, दूसरी अपनी जमीन भी सुधरेगी, और जो कीटनाशक है जो हमने घर में ही बनाए थे तो उसकी लागत भी कम आएगी। तो इस तरह से मैंने जो जैविक खेती की थी, तो और एक बीमारियों में जो खर्च हो रहा है, तो उसका भी जो वो रहेगा खर्चा है, तो वो भी कम होगा। तो थोड़ी सी परेशानी का तो सामना अपन को जैविक खेती करते हैं तो होता ही है। लेकिन जो इसकी जो उत्पादन निकल कर आता है वो गुणवत्ता का होता है, अपने शरीर को भी फायदा करता है, इससे कोई बीमारी नहीं होती है। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर मैंने ये जैविक खेती स्टार्ट की थी। अच्छा। अच्छा मैम, आपने जब जैविक खेती की शुरुआत की थी, तो कहीं से आपने प्रशिक्षण भी लिया था, यानी ट्रेनिंग भी लिया था आपने। जी सर, हमारे यहाँ दौसा के केवीके के जो वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही मुझे जो ये मार्गदर्शन दिया था उनका ही दिया हुआ है, और वहीं से मैंने ये सारा 3 दिन तक का प्रशिक्षण लिया था। अच्छा। और जो आपके जो फार्म का नाम है पारिक जैविक कृषि फार्म, तो इसका स्थापना के उद्देश्य क्या है। सर, पहले यहाँ पर किसी ने जैविक खेती की नहीं थी। तो
शुरुआत में हमारे यहाँ पर और हमारे जो संभाग है, जो ये जो दौसा डिस्ट्रिक्ट में हमारे ही सबसे पहले जो ये जैविक खेती का चलन चला था। और हमारा जो पारिक ऑर्गेनिक फार्म मतलब 42 बीघा जमीन का है, तो इसमें ही हमने स्टार्ट की। तो मेरे नाम से ही ये पारिक ऑर्गेनिक फार्म का वो किया था, पारिक के उससे ही। तो आपका जो फार्म है उस पे जैविक और प्राकृतिक तरीके से जो खेती किए जाते हैं उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, यानी उसमें किस तरह का फार्मिंग प्रैक्टिस होता है, मतलब क्या क्या गतिविधि मतलब होती है। सर हमारे यहाँ पर जैसे हरी खाद है, तो उसका भी हम उत्पाद जैसे ढैंचा वगैरह जो गुआर है उसको भी कटिंग करके हम जैसे फसल बोकर और उसकी जुताई कर देते हैं। और एक हमारे सबसे बड़ा जो काम है वो है वर्मी कंपोस्ट का, जीवामृत बनाने का। ऐसी चीजें हम उपयोग में लेते हैं सर। और जो नीम की ये है, नीम के पत्ते हैं उनको गला सड़ा कर जमीन में फेंकना, ऐसी चीजों का हम उपयोग करते हैं जिससे बाजार का खर्चा हमारा बच जाता है। अच्छा। अच्छा, एक स्टोरी मैंने आपकी पढ़ी थी, उसमें आपने लिखा हुआ था कि उसमें आपने 10,000 पौधे लगाने के संकल्प लिया था। तो मैं जानना चाहूंगा कि उस संकल्प को आपने पूरा कैसे किया और उसका पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ा था। सर उस संकल्प को मैंने पूरा भी किया है। हमारे यहाँ पर जो 42 बीघा जमीन है उसमें मैंने मेड मेड पर जो व्हील के पेड़ लगाए हुए हैं। और जो 2 बीघा जमीन में हमारे आड़ू के हैं। और इसके अलावा मेड के पास हमने करौंजा, नींबू और जो उसके पास में ही हमने एलोवेरा की खेती भी की है। मतलब 3 लेयर जो जमीन है और बीच में हम फार्मिंग करते हैं। जी। काफी डाइवर्सिटी, विविधता है आपके फार्म पे। एक अगला सवाल आपसे ये है कि जो आपका जो बर्मी कंपोस्ट इकाई है, उस उसका जो प्रशिक्षण है आपने कहाँ से लिया था और उसमें कितने सारे मजदूर हैं जो मतलब इन्वॉल्व होते हैं। सर मैंने ये परीक्षण जो ये तो हम गोबर की खाद बनाते थे और मैंने केवीके में भी ये सब चीजें देखी थी। फिर यहाँ पर हमारे एक नाबार्ड के जो अधिकारी आए हुए थे उसी संदर्भ में आए थे वो। तो उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा मैम आपको ये काम को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने हमको इस पर बर्मी कंपोस्ट की जो यूनिट बनाए पर छूट दी थी। तो हमने 200 MT की यहाँ बर्मी कंपोस्ट की यूनिट बनाई थी सर। अच्छा। तो आप अभी आपके पास पशु कितने हैं टोटल। सर अभी तो हमने कम कर दिए, 5 पशु है। क्योंकि हमारे मेरे से 1,000 किसान जुड़े हुए हैं। तो सर हम उनका भी माल मंगवा कर और यहाँ पर बनाते हैं और उनके भी बनवाते हैं सर। अच्छा, तो ये जो सारे जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं उनको आप सेल भी करती हैं। जी सर। अ, किस ब्रांड से, रूबी सर पारिक। हमारे यहाँ पर एक सर जी। नहीं नहीं सर, एक एपीओ है जो नाबार्ड के द्वारा गठन किया गया है। उसका नाम है खटवा किसान जैविक प्रोड्यूसर कंपनी। जी, तो उसी के माध्यम से आप उसको सेल करती हैं। सेल करते हैं सर। और यहाँ पर अच्छा। सर कम से कम 4-5 तो मेरे महिला काम करती हैं। उनको भी रोजगार मिल रहा है उनसे। जी। अच्छा, एक सवाल ये था मेरा कि अभी देखेंगे मौजूदा वक्त में बहुत सारे जो कृषि है काफी मतलब आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि 45 डेज में जो गोबर खाद है उसको पका देता है, यानी सड़ा देता है पूरा और खाद बन जाता है। तो आप जो मतलब वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं और कितने दिनों में रेट तैयार हो जाता है। सर हम तो केचुए की खाद से तैयार करते हैं और नीचे उसमें एक नीम के पत्ते जरूर देते हैं। और उनसे हमारे 40 या 45 दिन में ये वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और कोई ऐसी चीजें हम नहीं डालते सर इसमें। अच्छा, जो खटवा किसान जैविक प्रोड्यूसर जो कंपनी जो है, तो इसकी स्थापना से किसानों को क्या क्या लाभ मिला है। सर इससे बहुत सारे लाभ मिले हैं। जैसे उनके मैंने यहाँ पर ये जैविक यूनिट भी लगाई हुई है छोटी छोटी। तो सारा मतलब सब एक साथ मिलकर माल को बेच सकते हैं हम। उनके यहाँ से खरीदते हैं और जैसे जैविक उत्पादन मैंने उनके यहाँ पर करवाया है। तो हम एक गठन बनाकर उसको सेल कर सकते हैं, जैसे गेहूं का है, चने का है और जैसे भी उत्पादन होते हैं सब्जियों के। तो एक समूह बनाकर बेचने में हमें दिक्कत नहीं होती है सर। अच्छा।
और जो जैविक पोषण वाटिका जो है और उसमें जो पारंपरिक बीज का बैंक की स्थापना का जो है करते हैं आप लोग, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मतलब जो अपने पारंपरिक बीज है वो सुरक्षित रहे, और एक उनको अच्छा बीज मिले, और उनका पैसा जो खर्च होता है तो वो भी खर्च ना हो। जैसे हम उनको 10 बीज देते हैं तो वो पके हुए हमको 2-4 फल दे जाते हैं, उनमें से आराम से 50-60 के लगभग बीज निकल जाते हैं, तो वो बीज भी बचता है और सुरक्षित भी रहता है, और दूसरे लोगों तक ये बीज पहुंचते रहते हैं सर। तो अभी आपने कितने पारंपरिक बीजों का संरक्षण कर रखा है? सर ये जो सब्जियों के बीज है उनका संरक्षण हमने कर रखे हैं। जैसे जिसमें पालक है, मेथी है, मटर है, टमाटर, बैंगन और गाजर, ऐसी सारी चीजों का हमने संरक्षण कर रखा है अभी। जी, और आपको कम से कम जी, जी तीन मैम। सौ चार सौ को हम बांट चुके हैं सर। अच्छा। अ, तो आप 2 दशक से अधिक समय से आप जैविक खेती से जुड़ी हुई हैं, जैविक खेती से जुड़ी हुई हैं, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जैविक खेती के क्षेत्र में आपने अभी तक क्या क्या नवाचार किए हैं जो अन्य किसानों को जानना चाहिए? सर मैंने जो एक तो ये वर्मी कंपोस्ट का सबसे पहले मैंने ही किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अजोला फंड का भी लगाया है, जो पशुओं के लिए एक वरदान साबित हुआ है, जो कम जमीन को घेरते हुए कम पानी की बचत में उसका उत्पादन होता रहता है। और उसके बाद मैं कीटनाशक है, जीवामृत है, ऐसी सारी चीजों का बनाना उनको सिखाना, तो उनको बहुत फायदा मिला है इससे। अच्छा, ये जो अजोला काफी मतलब पशु के लिए काफी लाभकारी माना जाता है, तो अजोला को आप कैसे तैयार करती हैं? सर मैंने यहाँ पर जो छोटी छोटी क्यारियों में पॉलिथीन नीचे बिछा रखा है, और उसमें पानी भर रखा है, नीचे उसमें मिट्टी थोड़ी सी 2 कुंटल के समथिंग मिट्टी डालते हैं, 1 कुंटल के समथिंग हम गोबर डालते हैं, और उसमें फिर अजोला का बीज हम छोड़ देते हैं सर। तो कम से कम वो 6 महीने चलता है। उसमें से रोज 2 किलो निकालो और 2 किलो बढ़ जाता है। तो अब किसान जो लेने आता है, तो जैसे जो किसान ऐसा है हमारे भाई जानकार है, या कोई पैसा नहीं दे सकता, तो हम निशुल्क भी देते हैं उनको, जो गरीब है। और नहीं, इसका हम सेल भी करते हैं सर, 100 रुपए केजी के हिसाब से बेचते भी है। जी। तो ये अजोला बनाने का आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? सर ये भी मैं कहीं घूमने गई थी, अजमेर केवीके में गई थी, तो वहीं पे मैंने ये देखा था। तो मैंने सोचा कि इसको भी अपन यहाँ पर लगाए और किसानों को सिखाएं, तो वो बहुत मोटिवेट होंगे इससे। जी। अभी आप फिलहाल किन किन फसलों की खेती कर रही हैं और आपका टोटल रकबा कितना है? सर हमारे यहाँ पर जो ज्यादा तो गेहूं और सरसों का उत्पादन अधिक है, और चना इस टाइम। अच्छा, यानी आप सीजनल क्रॉप की खेती करते रहते हैं। हाँ सर। तो अभी आपका टोटल रकबा कितना है? सर हमारे तो जो मेरा खुद का फार्म है वो तो 42 बीघे का है सर। और जी, जो किसानों के से हमने किसानों का उत्पादन निकल कर आता है उसको भी हम ही सेल करते हैं सर। जी। तो आपने आपके पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट भी है जिससे जी नहीं मतलब? सर। नहीं सर, मैं तो यहाँ जो यहाँ की लेडीज है उनसे ही ग्रेडिंग करवाती हूँ सर, जो उनको रोजगार भी मिले और उनका मनोबल भी बढ़ता रहे। तो आप इतने सालों से जैविक खेती कर रही हैं, तो आपसे प्रभावित होकर कितने सारे किसान जो है जैविक खेती करना शुरू किए हैं आपके आसपास में? सर कम से मैंने 24,000 किसानों को, तो जैसे बच्चे हैं और यहाँ की महिला किसान, इनको पढ़ाया तो है, लेकिन कम से कम 1,000 1,500 के समथिंग तो यहाँ जैविक खेती कर ही रहे हैं सर। ओके। अच्छा, जैविक खेती को लेकर देखेंगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है ताकि किसान इससे प्रोत्साहित होके जैविक खेती करे। तो आपको किसी तरह का कोई अनुदान मिला है सरकार से?
सर मुझे तो अभी तक कोई अनुदान नहीं मिला, लेकिन हाँ किसानों को जो अनुदान मिलता है, जैसे अब ये योजनाएं चल रही है, उनको जो केचुआ की यूनिट है उसमें अनुदान मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। तो उससे क्या है कि जो और किसानों ने यूनिट लगाई है, उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनका माल बिक रहा है, जैसे केचुआ है ये है। तो सर इससे फायदा तो हुआ ही है, और सब जागरूक हुए हैं इसके लिए, जैविक खेती के लिए। जी। आपको अभी तक कई सारे पुरस्कार अवार्ड मिल चुके हैं, तो अभी आपको किस किस स्तर पे अवार्ड मिल चुके हैं, और उनको पाकर आपको कैसा लगा? सर मुझे देखो, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के पुरस्कार मिल चुके हैं, और राष्ट्रीय स्तर के जो 5 पुरस्कार मुझे मिल चुके हैं, तो उनको लेकर मुझे बहुत खुशी है। और मुझे लगता है कि जो मैंने काम किया है वो एक मतलब मेरे संबल को बढ़ाता है, और एक दूसरी लेडीजों को भी सीखने का इसका मौका मिलता है, वो मेरे को देखकर एक मोटिवेट होती हैं। अच्छा, भविष्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? सर मैं तो हर घर तक ये जैविक खेती को ले जाना चाहती हूँ। मेरी तो ये योजना है, और मैं मतलब अगर कोई जैविक खेती के लिए गरीब महिला है तो उसको निशुल्क भी देने के लिए तैयार हूँ, और जैविक खेती करे। और दूसरी बात, इस जो जमीन में ये केमिकल से ये एक बंजर की तरह हो गई है, वो एक अच्छी उपजाऊ जमीन बने पहले की तरह, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तो इसको लेकर मैं बहुत वो हूँ। जी। मैम, वैसे देखेंगे तो कृषि कार्यों में लगभग 70% जो वर्क है वो महिलाएं ही करती हैं, महिला किसानी करती हैं। हाँ अ, सर। लेकिन आप लगभग 2 दशक पहले कृषि क्षेत्र में आई, तो इसमें सहयोग का किसने आपका किया था, और इसका श्रेय है आपको किसको देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय मैं मेरे पति को देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि हम एक ब्राह्मण समाज से हैं। और फिर दूसरी, हम यहाँ पर पहले जो आजकल तो लेडीजें बाहर निकलती हैं, जाती भी है घरों से, लेकिन उस समय जो ब्राह्मण समाज की लेडीजें बाहर काम करने नहीं जाती थी। अब मेरे ससुर वगैरह भी ये कहते हैं ये क्या काम करने लगी है वो। तो इसके लिए मैं अपने पति को धन्यवाद देना चाहती हूँ, कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, और खुद का पूरा कोऑपरेट सहयोग मुझे दिया उन्होंने। जी। अ, कृषि जागरण से काफी सारे किसान जुड़े हुए हैं, तो कृषि जागरण के इस मंच से आप, जो कृषि जागरण के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, जैविक खेती को उनको क्यों अपनाना चाहिए, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं उनको, सभी किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर हमें स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, अपन अपने जो आने वाली पीढ़ी को बचाना है, या अपनी जमीन को बचाना है, या जो मतलब अपने जो शरीर को बचाना है, तो जैविक खेती पर अपन को आना ही पड़ेगा। अ, आपने बहुत ही बेबाकी से मेरे सवालों का सभी जवाब दिया, और धारा प्रवाह आपने बोला, और बहुत अच्छी लाभकारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप कृषि जागरण से आगे भी जुड़े रहें, और इसी के साथ मैं इस चर्चा को यही भी समाप्त कर रहा हूँ। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।